नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी में क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करके बताएंगे, जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद आएगा पार्ट 2, उसमें भी हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करके बताएंगे। अगर आप लोग दोस्तों पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग इसी वीडियो में 70 नंबर पा जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 156। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में जो संख्या है 6 है, 6 एक सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और यहाँ पे देखिए 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14, एक जगह तो यहाँ हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 16, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब देखिए दोस्तों, जो लास्ट में संख्या 8 है, 8 एक सम संख्या है, फिर से ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 3 6, एक जगह, तो यहाँ हो जाएगा 18, तो 2 9 हो जाएगा 18, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में जो संख्या 9 है, 9 एक विषम संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, विषम संख्या से काटेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 एकदम 3, और यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9। अब ये 13 है, 13 जो होता है 13 से कटता है, तो इसको 13 से काटेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, 156 को जिस संख्या से काटे हैं इसको लिखेंगे गुणा में, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 156, फिर बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे 2 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर स्क्वायर, फिर गुणे 3 एक बार है तो गुणे, फिर यहाँ हो जाएगा 13। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर प्रश्न है ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। अब इसमें देखेंगे ये जो आया है, इसमें चारों में से कौन सा सही है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये बी नंबर जो है यही सही है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो समीकरण दिया इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस ax फिर प्लस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा एक मूल 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक मूल 2 है, यानी कि x बराबर 2 दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण है जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे 2 रखेंगे। चलिए इस समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2 गुणे x के स्थान पे 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस a गुणे x के स्थान पे 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर प्लस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 फिर प्लस a में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a, और यहाँ लिखेंगे प्लस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2a फिर प्लस 6 बराबर हो जाएगा यानी कि 0। अब देखिए 8 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2a फिर बराबर हो जाएगा 0। 14 को उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे ये प्लस में माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a फिर बराबर हो जाएगा 14 माइनस में। आप 2 से क्या करेंगे, 14 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर -14/2। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि a बराबर आ गया -7। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है ये भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पे a बराबर आया है, यानी कि -7। अब देखिए यहाँ पे जो डी नंबर है यहाँ पे -7 है, यही इसका विकल्प सही है। ये आपको तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इन दोनों को मिटा करके इसके बाद यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर बहुविकल्पी प्रश्न उतार करके उसको भी हल करके बताते हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और यहाँ पे लिखा x - y = -4 का हल है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो है इसको भी उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x - y बराबर हो जाएगा -4। अब इसको यहाँ पे उतार करके इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 आया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो यहाँ पे देखिए माइनस में y है और यहाँ पे प्लस में y है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको पहले यहाँ पे नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा 10। अब इसको इसके नीचे उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x - y बराबर -4। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, ये दोनों कट जाएगा। और देखिए एक x जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 6। अब 2 से 6 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6/2। इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का मान 3 आ गया है। अब देखिए जो x का मान आया है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे इधर करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा 10। अब x स्थान पर 3 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 + y बराबर हो जाएगा 10। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10। ये प्लस में उधर फेंकेंगे माइनस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 10 में 3 कटेंगे बचेगा 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y का मान आ गया है 7 और x का मान 3 आ गया है। अब देखिए इसमें जो है ये जो b नंबर है x बराबर 3, देखिए यहाँ पे y बराबर 7, देखिए यहाँ पे ये दूसरा नंबर सही है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, ये जो चौथा नंबर प्रश्न है इसको पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बस अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या हमें लिखना पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 10 तक धनात्मक, देखिए लिख रहे हैं धनात्मक सम संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सम संख्या होता है धनात्मक यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक लिखना है, तो यहाँ पे होता है 2 4 6 8 10। ठीक, देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या जो होता है 2 4 6 8 10 होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर, देखिए लिख रहे हैं समांतर माध्य बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है यानी कि सम संख्या ये है 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब ये जो संख्या कितना बार है, यानी कि 1 2 3 4 5 बार है, यानी कि इसमें टोटल 5 संख्या है, तो यहाँ पे बटा लगा देंगे और 5 में से भाग कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, ये जो 5 है 5 लिख देंगे, फिर बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे 5 से यानी कि 30 को भाग कर देंगे, तो यहाँ पे ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 5 6 का 30, 6 आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डी नंबर है
यही इसका ऑप्शन सही है। ये आपको समांतर माध्य समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों तीसरा और चौथा मिटा करके अब चलिए इसके बाद यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पांचवा और छठवा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों ये जो पांचवा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। बस चलो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो 5 है ये आपका यानी कि x बराबर 5 है, यानी कि ये x है तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5। और देखिए यहाँ पे जो कामा करके 9 दिया है ये आपका होता है y, यानी कि y बराबर यहाँ पे 9 है, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यानी कि चतुर्थांश बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बना रहे हैं, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये आपका होता है यानी कि x और ये आपका होता है यानी कि x डैश और ये होता है y और ये आपका होता है y डैश, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है x बराबर 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु और यहाँ पे हो जाएगा 5 बिंदु, ठीक। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 9 है, तो ये जो y है इसमें क्या करेंगे 9 बिंदु बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो लास्ट में है ये आपका 9वां बिंदु है। और देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो 5वां बिंदु है और ये जो 9वां बिंदु है इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे ये सीधा खींचेंगे और देखिए यहाँ पे ये सीधा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो बिंदु है यहाँ पे ये आपका 5 और ये 9 है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला हुआ है y अक्ष से दूरी, यानी कि ये जो y अक्ष है यहाँ से कह रहा है जो दूरी है यहाँ तक कितना है। देखिए यहाँ पे y अक्ष से ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये आपका 5 है, तो यहाँ पे यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 5 मात्रक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो y अक्ष से जो दूरी है यानी कि 5 तक है तो ये हो जाएगा 5 मात्रक, ठीक। ये आपका अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर है यही ये आपका विकल्प सही है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर x अक्ष पूछता तो देखिए यहाँ पे ये जो x अक्ष पे ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये 9 है ना, ऊपर गया है, तो अगर x अक्ष पूछता तो यहाँ पे इसका जो मात्रक हो जाता 9 हो जाता। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो छठवां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दिया गया है मस, इसका मस 9 दिया है तो लस यानी कि इसका लस का मान ज्ञात करना है। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मस, देखिए लिख रहे हैं मस ये जो है 306 कामा 600 यानी कि 57, इसका मस दिया है 9। अब देखिए दोस्तों ये आपका पहली संख्या होता है तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली संख्या, ठीक। देखिए यहाँ पे पहली संख्या जो है यानी कि 306 है और ये आपका दूसरी संख्या होता है तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगा बराबर यानी कि 657 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, लस ज्ञात करना इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हमें क्या करना है लस ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों लस बराबर एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं लस बराबर होता है यानी कि पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली संख्या गुणे यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि बटे में आप हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मस, ठीक।
ये आपका लसा बराबर फार्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर लगाएंगे, पहली संख्या दिया है 306, तो यहाँ लिखेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या है यानी कि 657, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। मौसा बराबर दिया है यहाँ पे 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब देखिए दोस्तों 9 से इसको यानी कि काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 एक कम 9, और ये दोस्तों 73 बार में ये कटेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लस, यहाँ हो जाएगा बराबर यानी कि 306 गुणे यहाँ हो जाएगा 73। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। चलिए इधर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 306 गुणे यानी कि 73, यहाँ हो जाएगा 3 6 18 88 लेख, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 7 6 42 का 2 हासिल हो जाएगा यानी कि 4, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे 7 3 का यहाँ हो जाएगा 21, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 3, और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आया है 22,338, तो यहाँ पे लिखेंगे लस, देखिए यहाँ लिख रहे हैं लस बराबर यहाँ हो जाएगा 22,338। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये आपका लस निकल गया है और यही आपका आंसर है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों 5वां और 6वां नंबर मिटा करके यहाँ पे यानी कि 7वां और 8वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए इन दोनों को पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7वां और 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों ये जो 7वां नंबर प्रश्न है पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि हमें सिद्ध करना है 6 प्लस करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय, देखिए लिख रहे हैं एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो दिया हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या है, इसके उल्टा यहाँ पे माने हैं। यहाँ पे लिखे हैं माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 6 प्लस करनी में 2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे a बटा b, और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, देखिए लिख रहे हैं जहाँ a और b दोनों, देखिए लिख रहे हैं जहाँ a और b दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a और b दोनों अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है b से भाग होगा और b जो है a से भाग होगा, इन दोनों को बाकी कोई और भाग नहीं कर सकता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, जो 6 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करनी में 2 बराबर a बटा b, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 के नीचे एक से गुणा करेंगे a में, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b से गुणा करेंगे 6 में, तो यहाँ हो जाएगा 6b, फिर यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा यानी कि b। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखना है। लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको हम पढ़ करके आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए यहाँ पे पहले उसको लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखना था देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए दोस्तों इसको हम पूरा पढ़ करके आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 से हमें यह पता चलता है कि a माइनस 6b बटे में b जो एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो दाएं साइड में है ये वाला यह एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ लिखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों इसके आगे लिखे हुए हैं, इसका मतलब
यह हुआ कि करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो बाएं साइड में करनी में 2 है ना, यानी कि अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है यहाँ तक वही चीज़ लिखे हुए हैं। फिर देखिए इसके आगे लिखे हुए हैं, मगर हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो बाएं साइड में करनी में 2 है, मगर हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो करनी में 2 है यह एक अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे लिखे हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमने जो माना था वह गलत है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये जो माना गया था यह क्या है, गलत है। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा शुरू से लेकर यहाँ तक यही चीज लिख लेंगे तो आपको पूरा यानी कि 2 नंबर मिल जाएगा और ये आपको समझ में आया भी होगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो 8वां नंबर प्रश्न है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको यानी कि हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कोष्टक में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे एक कोष्टक में यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। यानी कि हमें क्या करना दोस्तों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको ले चलना है और ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब इसको सबसे पहले उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे करनी में यानी कोष्टक में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद। और देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है 1 प्लस यानी कि 10 स्क्वायर थीटा, इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी कि इसके स्थान पे उसको रख सकते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि गुणे, और देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। और देखिए दोस्तों ये जो आया है कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी कि इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, फिर गुणे में आप हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, इसका भी एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर गुणे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे है तो ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, ये जो 1 है 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें एक ही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये आपका सिद्ध हो गया। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे यानी कि 9वां और 10वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इन सभी को मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पद 5 है तो यानी कि प्रथम पद जो होता है ए होता है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम। देखिए लिख रहे हैं प्रथम पद, यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर यानी कि 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा अंतिम पद 45 है तो यहाँ पे लिखेंगे
अंतिम, देखिए लिख रहे हैं अंतिम पद, यहाँ पर हो जाएगा L बराबर 45। और देखिए यहाँ पे लिखा है योग, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा योग, यहाँ पे इसको लिखेंगे SN बराबर 400। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पदों की संख्या, यानी कि हमें क्या करना, n का मान ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है यहाँ पे, यानी कि d ज्ञात करना है। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतिम पद बराबर एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं अंतिम, देखिए लिख रहे हैं अंतिम पद, यहाँ पर जाएगा L बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 और यहाँ पर जाएगा d। अब देखिए यहाँ पे L के स्थान पे दिया है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45, फिर यहाँ पर जाएगा यहाँ पे बराबर A की जगह दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर यहाँ पर जाएगा प्लस, फिर कोष्टक n की जगह कुछ नहीं, तो यहाँ हो जाएगा n-1, और देखिए यहाँ पे d की जगह कुछ नहीं, तो यहाँ हो जाएगा d। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 है इसको तो पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस है माइनस में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 45 माइनस 5, फिर बराबर यहाँ पर जाएगा n-1, यहाँ पर जाएगा d। अब देखिए यहाँ पे 45 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 40, फिर बराबर यहाँ पर जाएगा कोष्टक में n-1, यहाँ हो जाएगा d। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, योग का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे हम जानते हैं n पदों का योग, इसके बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे, यानी कि SN बराबर n/2, फिर यहाँ पर जाएगा कोष्टक 2A प्लस कोष्टक में n-1 और यहाँ पर जाएगा d, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे SN का मान दिया है यानी कि 400, तो यहाँ पर जाएगा 400, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे n का मान कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ लिखेंगे n/2, फिर यहाँ पर जाएगा कोष्टक, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे, और देखिए यहाँ पे एक की जगह कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर यहाँ पर जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे कोष्टक में n-1 और यहाँ पे d जो है इसका मान दिया है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 2 से यानी कि 400 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 800, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे n, फिर ये हो जाएगा कोष्टक 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 में तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 40, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 800, फिर बराबर n। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50। ठीक, अब देखिए दोस्तों 50 से क्या करेंगे, इस यानी कि 800 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 800, फिर बटे हो जाएगा 50, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 1 कम 5, 3 जाएगा 5 6 30, यानी कि यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 16। ठीक, अब देखिए दोस्तों n का मान 16 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो n का मान आया है, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें रखेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में n बराबर 16 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 40 बराबर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में n-1, और देखिए यहाँ पे यानी कि n के स्थान पे कितना था, यहाँ पे 16 था ना, तो यहाँ लिखेंगे 16, और देखिए यहाँ पे d का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा d। अब देखिए आप लिखेंगे 40, फिर बराबर, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 16 में से 1 घटाएंगे बचेगा 15, और यहाँ हो जाएगा d। अब देखिए 15 में क्या करेंगे, 15 से 40 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40/15, फिर बराबर हो जाएगा d। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 5 3 15, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 15/40, तो यहाँ पे d बराबर आ जाएगा यहाँ पे 8/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो दोस्तों d का मान आया है 8/3 आया है, और देखिए यहाँ पे n का मान 16 आया है, यही इसका आंसर है। हमें क्या करना था, यहाँ पे देखिए यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना था, और देखिए यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना था। पदों की संख्या ये हो गया और सर्वांतर d हो गया। ठीक, अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदुओं कोष्टक में 2, y और यहाँ पे कोष्टक में 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे
हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए एक बिंदु और ये जो है दूसरा बिंदु, यानी कि पहले बिंदु को ए, दूसरे बिंदु को बी मान करके यहाँ पे एक छोटा सा रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पे ये पहला बिंदु है और ये आपका हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका दूसरा बिंदु। अब देखिए पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे पहला बिंदु यहाँ पे दिया है 2 कामा वाई, और देखिए यहाँ पे दूसरा बिंदु दिया है यानी कि 10 कामा 3, और देखिए यहाँ पे लिखा है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ए और बी के बीच की दूरी जो है देखिए यहाँ पे दोस्तों 10 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दूरी 10 है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ए बिंदु है यहाँ पे देखिए 2 कामा वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर हो जाएगा 2। ये जो 2 है ये x1 है, और ये जो y है आपका y1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे y1 बराबर हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ पे जो b बिंदु है, ये जो पहला यहाँ पे है 10, ये आपका x2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 बराबर 10। और देखिए यहाँ पे जो 3 है ये आपका y2 बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे y2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों a और b के बीच का दूरी का यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं a और b के बीच की दूरी यहाँ पे होता है बराबर, और यहाँ पे करनी बना देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों a और b के बीच का दूरी जो दिया है यहाँ पे 10 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर यहाँ हो जाएगा करनी। अब देखिए दोस्तों x2 जहाँ पे दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस x1 का यहाँ दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस। देखिए यहाँ पे y2 जगह दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर माइनस y1 की जगह दिया है y, तो यहाँ लिखेंगे y, फिर इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर, यहाँ पे इस प्रकार से करनी बनाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, फिर बराबर लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस, फिर कोष्टक हो जाएगा 3 माइनस वाई, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 100, फिर बराबर 8 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 2a, एक जगह दिया 3, और यहाँ पे गुड़े b की जगह दिया है y, तो यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 100, फिर बराबर हो जाएगा 64, 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6y। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 बराबर, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए 73, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, फिर माइनस 6y। अब देखिए दोस्तों 100 को उधर फेंक देंगे, ये प्लस में माइनस में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस 6y, फिर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे प्लस 73, फिर माइनस 100, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस में 6y। अब देखिए 100 में 73 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 27, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों गुणा करने पर 27 और घटाने पर 6, तो हो जाएगा यानी कि 9 3 का 27, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। अब चलिए इसका गुणनखंड इधर करते हैं, तो यहाँ पे पहले 2 लाइन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 3, फिर यहाँ हो जाएगा y, फिर माइनस 27, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर, y से गुणा कर देंगे दोनों में, तो हो जाएगा माइनस में 9y, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3y, फिर माइनस हो जाएगा 27, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों ये पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। पहला खंड में देखेंगे ऐसा कौन सा है दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ हो जाएगा y बाहर और यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक में y, देखिए यहाँ पे y बाहर आ गया तो बचेगा माइनस में 9, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 9, फिर कोष्टक बंद और देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा y फिर माइनस और देखिए 3 के पहाड़ में 27 9 बार में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 3 एक कोष्टक में, ये देखिए दोनों है सेम सेम, तो क्या करेंगे इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 9 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0, एक बार इसके साथ 0 उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 9 बराबर 0, इसको उधर फेंकेंगे प्लस में माइनस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर माइनस में 3, इसको उधर फेंकेंगे तो ये माइनस प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 9। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y का मान ये निकल गया है। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके अब इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे यानी कि 11वां नंबर प्रश्न 4 नंबर का लिख करके फिर उसको हल करके बताएंगे। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 11, इसको यहाँ पे उतार करके इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस में 24। अब इसको यहाँ पे उतार करके इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x दोनों प्लस में है, तो इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले समीकरण नंबर 1 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 11। अब समीकरण 2 इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस में 24। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, 2x से 2x कट जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7y फिर बराबर 24 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35। अब देखिए 35 में क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 35/7। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 7 एक कम 7 7 5 35 तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक, अब देखिए दोस्तों y का मान यहाँ पे 5 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और x का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए क्या है समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर। ठीक, अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 11 और देखिए यहाँ पे y के स्थान में 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 5 के बराबर हो जाएगा 11। फिर यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5 से गुणा करेंगे 3 में तो 5 3 15 बराबर हो जाएगा 11। इसको उधर फेंकेंगे तो देखिए यहाँ पे ये प्लस में उधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 11 माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 15 में से 11 कटेंगे बचेगा यहाँ पे माइनस में 4। अब देखिए दोस्तों 2 से क्या करेंगे 4 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -4 बटे में 2, इसको काटेंगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे x का मान माइनस में 2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस में 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y का मान 5 और देखिए यहाँ पे ये जो x का मान -2 है। अब इसके बाद क्या करेंगे ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है। ठीक है, अब देखिए इसको उतार लेंगे यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे y बराबर हो यहाँ पे हो जाएगा m x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
y का मान 5 आया था, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे m गुणे x का मान देखिए यहाँ पे -2 आया था, तो लिखेंगे -2, यहाँ हो जाएगा प्लस में 3। अब देखिए यहाँ पे 3 को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 - 3, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि m से गुणा करेंगे -2 में तो यहाँ हो जाएगा -2m। और देखिए यहाँ पे 5 में 3 घटाएंगे बचेगा 2, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा -2m। -2 से क्या करेंगे 2 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा m बराबर 2 बटे हो जाएगा -2, इसको काटेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे m का मान -1 आ गया है, और देखिए यहाँ पे y का मान 5 आया था और x का मान 2 आया था। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों m का भी मान निकल गया है। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि 2 क्रमागत धन सम संख्या यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना पहली, देखिए लिख रहे हैं माना पहली धन सम संख्या। देखिए लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली धन सम संख्या यहाँ पे होता है बराबर x। अब इसके बाद दूसरा लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए लिख रहे हैं दूसरी धन सम संख्या। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धन सम संख्या, इसके बराबर यहाँ हो जाएगा x + 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है इसका वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे x का ये हो जाएगा यानी कि वर्ग। अब इसके बाद दूसरी संख्या का वर्ग, देखिए यहाँ पे इसके बाद बीच में लिखा है योग, तो यहाँ पे प्लस में यानी कि प्लस लगा देंगे, योग का मतलब होता है प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे x + 2 का यानी कि स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग। यहाँ पे लिखा है योग, योग मतलब होता है जोड़ना, दिया है 340। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस इसमें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा a² फिर प्लस हो जाएगा b² 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 4x फिर बराबर हो जाएगा 340। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स जोड़ेंगे 2x² हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x² फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4x फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 340। इसको जब पक्षांतर कर देंगे ये प्लस है माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में यानी कि 4। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x² फिर प्लस 2x फिर कोष्ठक में फिर बराबर 340 में 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 336। अब देखिए यहाँ पे 336 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x फिर बराबर 336 फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे x² फिर प्लस 2x फिर बराबर इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 जाएगा 2 छक्के 12 और यहाँ पे 1 जाएगा 2 × 16, यहाँ पे आ जाएगा 168। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस में 168 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करने पर 168 और घटाने पर 2 आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 168, यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 × 16, यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 2 1 कम 2 और यहाँ हो जाएगा 3 7 21 7 1 कम 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 2 7 14। ठीक है, देखिए यहाँ पे 14 से गुणा करेंगे 12 में तो 168 आ जाएगा, 14 में से 12 घटाएंगे
यानी कि 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 14 माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि 12, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स फिर माइनस 168 फिर बराबर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14x, एक्स से गुणा करेंगे माइनस 12 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस 12x फिर माइनस 168 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ये पहला खंड है, इसमें x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 14 फिर कोष्टक बंद। अब देखिए दूसरा खंड है, इसमें से माइनस 12 कॉमन आ रहा है तो माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे ये माइनस कॉमन लेंगे माइनस हो जाएगा प्लस 12 पहाड़ में 14, 12 में गुणा करेंगे 12 से तो यहाँ पे आ जाएगा 168, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 फिर बराबर हो जाएगा 0। इसको एक कोष्टक में तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 एक कोष्टक में, और देखिए दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 फिर यहाँ पे बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0 तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0। इसको उधर पक्षांतर करेंगे माइनस से प्लस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12, इसको उधर फेंकेंगे प्लस माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस में 14। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए दोस्तों ये जो माइनस में है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो x बराबर 12 है प्लस में इससे हमें मतलब है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली, यहाँ हो जाएगा धन सम संख्या। ठीक, देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि x बराबर हो जाएगा 12, ये जो x बराबर 12 आया है यहाँ हो जाएगा पहली धन सम संख्या। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी धन सम संख्या। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था ऊपर यानी कि x प्लस 2, x के स्थान पे 12 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 2, इन दोनों को जोड़े तो यहाँ हो जाएगा 14, यानी कि दूसरी धन सम संख्या हो जाएगा 14 और पहली धन सम संख्या हो जाएगा 12। ठीक, यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि कोष्टक में 1, 0 दूसरे कोष्टक में 0, b तथा तीसरे कोष्टक में x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 बिंदु, देखिए लिख रहे हैं 3 बिंदु। यहाँ पे हो जाएगा पहला यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a, 0 और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा यानी कि 0, b तथा यहाँ पे हो जाएगा तीसरा x, y संरेख, देखिए लिख रहे हैं संरेख हो तो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3 बिंदु ये वाला और ये वाला और ये वाला दिया है। अगर संरेख हो तो यहाँ पे होता है यानी कि त्रिभुज, देखिए यहाँ होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों फिर से इसको पढ़ करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 बिंदु, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा संरेख हो तो, यानी कि 3 बिंदु संरेख होता है तो समझ लीजिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह 0 होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर हो जाएगा a, y1 बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा x2 बराबर 0, y2 बराबर हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा x3 बराबर x और यहाँ हो जाएगा y3 बराबर y। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज, देखिए लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और यहाँ होता है बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे x1 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि y2 माइनस यहाँ हो जाएगा y3 फिर यहाँ हो जाएगा प्लस x2 फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में y3 माइनस यहाँ हो जाएगा y1 फिर यहाँ हो जाएगा प्लस x3 फिर यहाँ जाएगा कोष्टक में यानी कि y1 माइनस y2 फिर ये कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा
बड़ा कोष्टक। देखिए यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है यानी कि ये फार्मूला होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे दिया हुआ है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद x1 के स्थान पे दिया है a, तो यहाँ लिखेंगे a, फिर कोष्टक। y2 की जगह दिया है यहाँ पे b, तो यहाँ लिखेंगे b, फिर माइनस y3 की जगह दिया है यानी कि y, तो यहाँ लिखेंगे y, फिर कोष्टक, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस x2 की जगह दिया है यहाँ पे 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर कोष्टक। y3 की जगह दिया y, फिर माइनस y1 की जगह दिया है यानी कि 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर कोष्टक, फिर प्लस x3 की जगह दिया x, और यहाँ पर हो जाएगा y1 के स्थान पे 0, फिर माइनस y2 के स्थान पे हो जाएगा b, तो यहाँ लिखेंगे b, फिर कोष्टक, फिर यहाँ पर हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर बराबर 1/2। अब इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे a से दोनों गुणा करते हैं, हो जाएगा ab माइनस ay, 0 से इसमें गुणा करते हैं 0 हो जाएगा। अब देखिए x से गुणा करेंगे माइनस b में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x b, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से 0 गुणा करते हैं, हो जाएगा 0, फिर बराबर, और यहाँ बचेगा ab, फिर माइनस ay, फिर माइनस x b। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इन सभी में क्या करेंगे हम, यानी कि ए बी से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सभी, देखिए सभी में ए बी से भाग करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर बराबर, यहाँ पे देखिए ए बी बटे हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस ए वाई, फिर बटे हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बी, फिर बटे हो जाएगा ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 1, फिर माइनस, और देखिए ए से ए कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वाई बटा बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए बी से बी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स बटा यहाँ हो जाएगा ए। अब देखिए दोस्तों इन दोनों की तरफ फेंक देंगे, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में, दोनों की तरफ फेंकेंगे प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई बटा बी, फिर प्लस एक्स बटा ए, फिर बराबर हो जाएगा ए। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे ये सिद्ध हो गया है। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है लंबवृत्तीय शंकु की आधार की परिधि 24 पाई सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेमी है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे एक शंकु बना रहे हैं, देखिए ये आपका यानी कि हो जाएगा शंकु। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लंबवृत्तीय शंकु की आधार की परिधि 24 पाई है। अब देखिए दोस्तों ये जो ऐसे बना है ना, यही इस शंकु के आधार का परिधि होता है। देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिधि है ये आपका वृत्त का आकार का है, तो कह रहा है कि जो लंबवृत्तीय शंकु की आधार की परिधि 24 पाई है, यानी कि ये जो वृत्त है इसका परिधि होता है 2 पाई आर, और इसके बराबर दिया है 24 पाई। ठीक, यानी कि ये जो लंबवृत्तीय यानी कि शंकु है इसके आधार का जो परिधि होता है वो वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 24 पाई। और देखिए यहाँ पे लिखा है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इसका जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है यानी कि h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इन सभी को यहाँ पे लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे शंकु, देखेंगे शंकु की ऊंचाई, देखेंगे शंकु की ऊंचाई यहाँ हो जाएगा h बराबर 5 सेमी। और देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि शंकु के आधार का परिधि है यानी कि ये वृत्त का परिधि है 2 पाई आर, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु, देखेंगे रहे हम शंकु के आधार, देखेंगे शंकु के आधार की परिधि, देखिए यहाँ पे परिधि यहाँ हो जाएगा बराबर 24 पाई। अब देखिए यहाँ पे शंकु के आधार का परिधि होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 24 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 24 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर 24 बटे में 2, इसको काटेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 12
सेमी। ठीक, देखिए यहाँ पे आर का मान आया है 12 सेमी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं शंकु, देखिए शंकु का आयतन बराबर यहाँ होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 फिर गुड़े पाई का मान होता है 22/7 फिर गुड़े आर का मान दिया है 12, लिखेंगे 12 गुड़े 12 फिर गुड़े एच के स्थान पे दिया है 5, तो लिखेंगे 5। फिर यहाँ हो जाएगा बराबर 3 से 12 को काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 88 फिर गुड़े यहाँ पे हो जाएगा 60, फिर यहाँ पे बटे में आ जाएगा 7। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 88 गुड़े हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 छक्का 48 का 88 4, 8 छक्का 48 49 51 52, यहाँ हो जाएगा 52। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 500, यहाँ पे जाएगा 528 और ये 0 उतारेंगे फिर लिखेंगे नीचे यानी कि 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 5280 आया है 7 से उसको भाग कर देंगे। देखिए 7 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 754.28, यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है ये इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इसको मिटा करके यहाँ पे 15वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि ऊपर लिखा हुआ है cos a, फिर बटे में लिखा है कोष्टक में 1 - 10a, फिर माइनस यहाँ पे ऊपर लिखा है sin स्क्वायर a, फिर बटे में लिखा है कोष्टक में cos a - sin a, फिर बराबर cos a + sin a। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए दोस्तों, ए वाला आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड और इधर का होता है राइट हैंड साइड, यानी कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे cos a, फिर बटे में हो जाएगा यानी कि 1 - 10a, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर a, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि cos a, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस sin a। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऊपर cos a, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 10a को लिख सकते हैं यहाँ पे sin a, फिर बटे में हो जाएगा cos a, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस, यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर a, फिर बटे में लिखेंगे यहाँ पे यानी कि cos a, फिर माइनस sin a। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक के नीचे एक लगाएंगे फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे cos a, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। cos a से गुणा करेंगे एक में तो यहाँ हो जाएगा cos a, एक से गुणा करेंगे sin a में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin a, फिर यहाँ पे इसका ऐसे लेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा cos a, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर a, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा cos a, फिर माइनस sin a। अब देखिए दोस्तों, ये जो नीचे cos a है इससे क्या करेंगे, ऊपर वाले cos a में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बराबर लगा देंगे। cos a से cos a में गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर a, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा cos a, फिर माइनस sin a और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर a, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा cos a, फिर माइनस sin a। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है। अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला क्या करते हैं, यानी कि ऊपर वाला जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा यानी कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a, फिर माइनस sin a। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर आया है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यानी कि एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। अब चलिए वही फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि एक कोष्टक में a + b, तो यहाँ हो जाएगा cos a + sin a एक कोष्टक में
अब देखिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा यानी कि कॉस ए फिर माइनस साइन ए फिर क्वेश्चन में फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला नीचे उतार देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए फिर माइनस साइन ए फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो नीचे वाला है और ये वाला ये दोनों मिल जाती है, दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस ए फिर प्लस साइन ए। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपको तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 16वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 16वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री से 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब चलिए दोस्तों इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम यानी कि चित्र को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक बहुमंजिला भवन के शिखर। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बहुमंजिला भवन है। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाला ये शिखर होता है और ये जो नीचे वाला इसको हम तल बोलते हैं। और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। इसको ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं, नीचे वाले को तल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री से 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पे यानी कि बहुमंजिले भवन के शिखर और यहाँ पे 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। देखिए यहाँ पे इन दोनों को पहले इस प्रकार से मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो बहुमंजिले भवन का शिखर है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका शिखर और यहाँ पे ये जो 8 मीटर यहाँ पे 8 मीटर ऊंचा भवन है इसका जो तल है। ठीक है, इन दोनों को मिला दे रहे हैं। ये देखिए 8 मीटर ऊंचा है। अब देखिए इसके बाद इसको यानी कि तल से तल को मिला देंगे और इस प्रकार से ये रेखा खींच देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है 30 डिग्री से 45 डिग्री कोण बनता है। देखिए यहाँ पे ये शिखर यानी कि 8 मीटर ऊंचे भवन और यहाँ पे बहुमंजिले भवन के शिखर यानी कि 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर और यहाँ पे बहुमंजिले भवन का शिखर यहाँ पे जो कोण बनाता है यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे बहुमंजिले शिखर, देखिए यहाँ पे बहुमंजिले भवन के शिखर और यहाँ पे 8 मीटर ऊंचे ये भवन का जो तल है यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दिया हुआ था। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी, इसको डी और इसको हम लोग ई मान लेंगे। ठीक, इतना वो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ई और सी को एक्स मानेंगे। अगर ये 8 मीटर है तो इसके सामने वाला भी ये 8 मीटर होगा। इतना वो क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे त्रिभुज डी सी ई लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ हो जाएगा डी सी। देखिए यहाँ पे डी सी ई में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि थीटा यानी कोण जो बनाया इसका 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री है। और देखिए यहाँ पे सी ई का मान दिया x तो यहाँ पे लिखेंगे सी ई का मान हो जाएगा x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये लंब है और ये आधार है तो लंब बटा आधार होता है यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा के स्थान पे दिया है 30 डिग्री तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री फिर बराबर लंब की जगह पे दिया है यानी कि x तो यहाँ पे लिखेंगे x फिर बटा लगा देंगे। आधार की जगह पे दिया है डी सी तो यहाँ पे लिखेंगे डी सी। अब देखिए यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1 बटा करनी में 3 फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे x बटा डी सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा डी सी बराबर
यानी कि यहाँ पर करनी में 3x। अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिभुज यानी कि ए बी ई लेंगे। चलिए आप लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए, यहाँ पे हो जाएगा बी ई में। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पूरा जो है लंब है और ये जो नीचे वाला ये आधार है। तो यहाँ पे लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा के स्थान पे यहाँ पे दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 45 डिग्री फिर बराबर लंब की जगह पे देखिए ये पूरा लंब है तो x प्लस 8 दिया है। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस 8 फिर बटा लगा देंगे। आधार की जगह पे दिया है ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टेन 45 का मान 1 होता है। चलिए इधर करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 8 फिर बटे हो जाएगा ए बी। अब देखिए ए बी से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर x प्लस 8। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चित्र को डी सी बराबर है यानी कि ए बी के। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है डी सी बराबर है ए बी के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यानी कि डी सी का मान जो है ए बी के स्थान पर रख सकते हैं, चाहे ए बी का मान डी सी के स्थान पर रख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डी सी का मान दिया है करनी में 3x। अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर x प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी सी बराबर है ए बी के, तो डी सी यानी कि डी सी का मान रखेंगे ए बी के स्थान पे। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3x बराबर x प्लस 8 हो जाएगा। x की इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3x माइनस x बराबर हो जाएगा 8। अब इसके बाद क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x फिर कोष्टक में करनी में 3 माइनस 1 फिर बराबर हो जाएगा 8। अब इसके बाद क्या करेंगे इससे 8 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 8 बटा करनी में 3 माइनस 1। अब इसके बाद हरों का परिमीकरण करें तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा करनी में 3 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों हरों का परिमीकरण इसके चिन्ह का उल्टा करते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 8 करनी में 3 प्लस 1 फिर बटे हो जाएगा एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x बराबर यहाँ हो जाएगा 8 करनी में 3 प्लस 1 फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों बटे में इसका और करनी हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों चलिए इधर कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 8 करनी में 3 और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 1 फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, इसको काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 2 चौक 8। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 4 और यहाँ हो जाएगा करनी में 3 प्लस 1 कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बहुमंजिले का यानी कि ये जो बहुमंजिले का ये जो ऊंचाई है इतना यानी ई से सी तक यहाँ पे दिया हुआ है ये। अब इसके बाद क्या करना है हमें यानी कि ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात करना है यानी कि 8 मीटर भवन का जो ऊंचाई है और ये जो बहुमंजिला भवन है इन दोनों के बीच का दूरी भी ज्ञात करना था। अब इसके बाद क्या करेंगे ये x का मान देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है दूरी ए बी है। अब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर यानी कि x प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा यानी कि समीकरण 2 में x बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये यानी कि 4 और यहाँ जो करनी में 3 प्लस 1 रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे रखने पर। ठीक, अब ये समीकरण नंबर 2 उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा x प्लस 8। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर x स्थान पर इसको रखेंगे देखिए ये दिया हुआ है 4 और यहाँ पे जाएगा करनी में 3 प्लस 1 और यहाँ जाएगा प्लस में 8। अब इसके बाद क्या करेंगे 4 से दोनों गुणा कर देंगे यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर
4 करने में 3 फिर प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 8। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर 4 करने में 3 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 4 12। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ए बी के बीच का दूरी आ गया है और देखिए यहाँ पे बहुमंजिले भवन का ऊंचाई भी यहाँ पे निकल गया है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 17वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 17वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है युगपत समीकरणों के युग्म 3x + y - 12 = 0 तथा यहाँ पे लिखा x - 3y + 6 = 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो x h पे बनती है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जो पहला युगपत समीकरण है इसको उतार लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + y - 12 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद ये जो दूसरा है इसको भी उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x - 3y + 6 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए जो माइनस में 12 इसको तो पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + y बराबर हो जाएगा 12। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो प्लस में 6 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर माइनस में 6, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद इसके बाद समीकरण नंबर 1 लेकर आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक। अब देखिए इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x + y बराबर हो जाएगा 12। अब इसके बाद क्या करेंगे इस प्रकार से देखिए यहाँ पे यानी कि डब्बा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा y। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, y का मान आ जाएगा 12 तो यहाँ लिखेंगे 12। अब इसके बाद क्या करेंगे y के स्थान पर 0 रखेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 12। 3 से 12 भाग कर देंगे 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 लेकर आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 2 से। ठीक। अब इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x - 3y बराबर हो जाएगा माइनस में 6। अब इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे डब्बा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों डब्बा बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा यहाँ पे माइनस में 3y बराबर -6, -3 से 6 भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस कर जाएगा प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y का मान 2। अब इसके बाद क्या करेंगे y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, x बराबर हो जाएगा माइनस में 6 तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला डब्बा और यहाँ पे दूसरा डब्बा आ गया है तो पहले डब्बे और दूसरे डब्बे की सहायता से यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सीधा रेखा खींचेंगे और इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे होता है यानी कि x और देखिए यहाँ पे होता है x डैश और यहाँ पे होता है y और देखिए यहाँ पे होता है y डैश और यहाँ पे होता है बिंदु 0 0। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 12। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी ऐसे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8 और यहाँ 9 और यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ हो जाएगा 12। ठीक। और देखिए यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक। और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 12। ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 5 6 ये प्लस में लिख सकते हैं, चाहे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस में लिख लीजिएगा। और इधर देखिए x डैश है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये माइनस में लिखिएगा।
और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी माइनस में लिखिएगा, ये वाला प्लस में और ये वाला प्लस में और ये माइनस में और ये माइनस में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो डब्बा है इसमें x के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे y का मान आया था 12 तो यहाँ पे y का मान यहाँ पे 12, देखिए ये y का मान है प्लस में है ये 12 तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0, x का मान आया था 4 तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे सीधा करके मिला देंगे। देखिए दोस्तों ये मिला दे रहा है, ठीक है। आप लोग इसके सहायता से अच्छे से मिला लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा डब्बा है x के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0, y का मान आया था 2 तो यहाँ हो जाएगा ये 2। ठीक, और देखिए दोस्तों y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे x का मान जो -6 आया था तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, -6 और ये प्लस में 2 इसको मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से ये सीधा इसको मिला रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए मिला दिए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बिंदु है यहाँ पे हो जाएगा 0 से 12 और ये जो बिंदु हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 4 से 0। और देखिए दोस्तों ये बिंदु हो जाएगा यानी कि -6 से 0। और देखिए दोस्तों ये बिंदु हो जाएगा यानी कि 0 से 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे यानी कि ये -6 और यहाँ पे 4 है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 10 है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कट रहा है ना ये वाला बिंदु, यहाँ पे अगर ध्यान से सीधा बनाएंगे ये तो ये 3 पे कट रहा है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ये पहला समीकरण था ये वाला ऊपर वाला तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस यहाँ हो जाएगा y बराबर 12। और देखिए दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x - 3y बराबर हो जाएगा -6। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ था यानी कि तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो x h पे है। देखिए यहाँ पे पहले तो ग्राफ यहाँ पे बना दिए थे। आप देखिए यहाँ पे ये जो x h, देखिए यहाँ पे ये x h है, इस पे ये त्रिभुज बन रहा है ये वाला और ये वाला और इस प्रकार से। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसका हमें यानी कि क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ये जो है ऊंचाई है ये आपका यानी कि 3 है। और देखिए यहाँ पे ये जो आधार है यहाँ से यहाँ तक ये 10 है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज, देखिए लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 यहाँ हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे 1/2 फिर गुणे हो जाएगा, आधार का जगह दिया है 10, देखिए 10 हो जाएगा, फिर गुणे ऊंचाई जगह दिया है 3 तो लिखेंगे 3, इसको काटेंगे 2 × 5 = 10, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 15 वर्ग यहाँ हो जाएगा क्या यानी कि मीटर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये जो ग्राफ है आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से बनाइएगा और ये जो बिंदु है इस पे आप लोग 1 2 3 4 5 लिख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए जो वृत्त है इसका जो त्रिज्या है देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 21 सेंटीमीटर है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि थीटा। देखिए लिख रहे थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और देखिए यहाँ पे त्रिज्या लिखेंगे, यहाँ पे त्रिज्या यहाँ हो जाएगा r बराबर
यानी कि 21 सेमी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी कि देखिए यहाँ से ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से ये चाप, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा था, चाप द्वारा बनाया गया। देखिए यहाँ पे ये चाप लगाया गया है और ये जो त्रिज्याखंड है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्याखंड है ये वाला पूरा, इसका हमें क्या करना है, यानी कि क्षेत्रफल क्या करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पहला नंबर त्रिज्याखंड, देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब इसके बाद यहाँ पे होता है यानी कि थीटा बटा 360 और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, थीटा ने दिया 60, फिर यहाँ पे बटे में जाएगा 360, फिर गुड़े पाई का मान होता है 22/7, फिर गुड़े यहाँ पर जाएगा आर का मान 21 गुड़े 21, फिर बराबर लगा देंगे। देखिए 0 से 0 चल जाएगा, 6 से काटेंगे 6 6 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 3 से काटेंगे इसको, 3 7 21 हो जाएगा, बचेगा 2। अब इसको 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, और देखिए 7 से 60 काट देंगे तो यहाँ बचेगा 11 गुड़े 21, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 21 और यहाँ पर हो जाएगा 11, गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 2, यहाँ पे यानी कि आ जाएगा 1 3 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 231 सेमी, यहाँ हो जाएगा सेमी, देखिए यहाँ पे सेमी स्क्वायर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींच रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो संगत जीवा है, ये वाला संगत जीवा, अब इसका हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से, देखिए यहाँ पे ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से ये क्या है, यानी कि ये जो समबाहु त्रिभुज इसको घटा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड, देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और यहाँ पे जाएगा माइनस समबाहु, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या दिया, यानी कि 231, फिर माइनस समबाहु त्रिभुज का, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है यानी कि कर्णी 3/4 और यहाँ हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही फार्मूला होता है। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 231, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे कर्णी में 3 का मान होता है 1.73, अब इसके बाद बटे में 4 लिख देंगे, फिर यहाँ जाएगा गुड़े, और देखिए यहाँ पे भुजा, ये भुजा है आपका, तो यानी कि दिया 21, यहाँ लिखेंगे 21 गुड़े 21, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 231, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 21 में 21 से गुणा करेंगे, चलिए देखिए इधर गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ पे गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 4 और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 1.73 गुड़े 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 1, फिर बटे में हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे यानी कि यहाँ पे इसके नीचे अगर आपको नहीं दिखेगा, इधर बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बराबर लगाने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, 441 में यहाँ पे क्या करेंगे 1.73 में गुणा कर देंगे, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 231, यहाँ हो जाएगा 231, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 762.93। ठीक, अब इसके बाद यहाँ नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर इसके बाद बराबर लगाएंगे और 231 के नीचे 1 लगाएंगे, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 12 2 हाथ से 1 और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9 और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस 762.93, फिर यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 161.07, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों, 4 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे यानी कि आ जाएगा 40 दशमलव, यहाँ हो जाएगा
28, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यही आपका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।